हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत पर जो है अरब आक्रमण। देखिए, भारत पर अरब का किस प्रकार जो है आक्रमण हुआ, ये किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के अंतर्गत ये टॉपिक है। कहते हैं 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अरबों ने जो है आक्रमण कर दिया था और सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व जो उमैद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसने जो उमैद खलीफा को जो है प्रोटेक्शन किया था। भारत में आक्रमण का जो है उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार था और अरब में इस्लाम के जो है उदय ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे दिया। इस्लाम के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया जो है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का पर जो है आधिपत्य स्थापित करने के बाद हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी ये चीज़ जारी रही। इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार हुआ, तो ये जानना भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा कि इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार हुआ। कहते हैं 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जो है उदय हुआ तथा शीघ्र ही इसकी जो पताका उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीपीय तथा ईरान और भारत तक लहराने लग गई। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने इस धर्म के जो है उपदेश प्रचलित किया और 570 से 632 ईस्वी में इस धर्म में सिर्फ अरब के ही धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन को नहीं बदला बल्कि विश्व के कई हिस्सों पर अपना जो है प्रभाव स्थापित करने में सक्षम हुआ। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर डालता है और उसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। मुस्लिमों का विश्वास है कि जो स्वयं ईश्वर ने कुरान का जो है इल्हाम मोहम्मद साहब को दिया है और कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा भी हासिल है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है और रमज़ान के माह में रोजे रखने, दान करने तथा मुमकिन हो तो मक्का की यात्रा करने को भी कहा गया है। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात 632 ईस्वी में मुसलमानों को जो है राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी खलीफा अर्थात उप प्रमुख यह जो उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तरदारी को दी गई पर आ गई। 632 ईस्वी से 661 तक 4 पवित्र खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। कहते हैं उमैद और खलीफा जो 661 से 750 ईस्वी पवित्र खलीफाओं को उत्तराधिकारी के रूप में आए। उमैद वंश ने खलीफाओं को स्थिरता संपन्नता प्रदान की। कहते हैं उमैद वंश के बाद में जो है अवला सिद्ध खलीफा थे जो सन 750 से लेके 1258 तक अब्दुलसिद्ध के बाद खलीफा के राजनीतिक शक्ति का हर्ष होने लगा था और विभिन्न क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र मुस्लिम शासक का उदय हो गया। अरब के विस्तार की कहानी जो है उल्लेखनीय है, जिनमें पुण्यता निपुण थे। सन 633 से लेकर 637 में मध्य अरबों ने पश्चिम एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की तथा पश्चिम पर विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने जो है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप में भी अपना जो है झंडा लहराया और सन 637 से लेकर 639 के दौरान मिस्र भी अरबों के अधीन हो चुका था। सन 712 तक स्पेन में प्रवेश के उपरांत जल्द ही उन्होंने फ्रांस की ओर कूच किया और 8वीं शताब्दी तक अरब ने स्पेन से लेकर भारत तक जो है भूमध्य सागर, हिंद महासागर के व्यापार को संयुक्त करते हुए मुख्य भूमिका हासिल की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 8वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में जो उमैयद वंश अपनी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। उन्होंने सबसे जो है विशाल मुस्लिम राज्य का निर्माण किया और अब भारत की समृद्धि द्वारा भी आकर्षित हुए और अरब व्यापारी तथा नाविक भारत की संबंधता की कहानी साथ लेकर जाते थे। हालांकि सिंध पर आक्रमण का कारण दोवल के लुटेरों द्वारा अरब जो है मलवाहक जो है पोतों में हुई लूट का बदला लेना था, किंतु राजा दहीर ने लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया और इराक के शासक जो हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। वह 712 ईस्वी में सिंह पहुंचा तथा उसे समुद्र तट पर
राज कर रहे दोवल को पराजित किया और जो है सिंध नदी के पार करने के बाद वो आगे की ओर बढ़ा। रवार में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण कर उसे पराजित भी किया। अरबों ने बड़ी संख्या में जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। दाहिर भी पकड़ा गया और मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ा तथा जल्द ही उसने जो है सिंध के महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय हासिल कर ली। कासिम के अभियानों के चलते सिंध की आर्थिक दशा चरमरा सी गई और बड़ी संख्या में लोग तथा व्यापारी सिंध से भाग निकले। उसने पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया था और उसका शासनकाल 2 वर्ष ही चला। हालांकि बहुत से अरब यही बस गए तथा उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते स्थापित कर लिए। अरब का प्रभाव सिंध में काफ़ी समय तक चला क्योंकि सिंध के कई हिस्से में हमें मुस्लिम शासन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है ये हमारा पार्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के अंतर्गत मोहम्मद गजनवी। देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उसने जो है भारत पे कई बार आक्रमण किया। कहते 1-2 बार नहीं किया, उसने आक्रमण किया 17 बार। कहते मोहम्मद गजनवी ने सन 1000 से 1026 तक के दौरान कुल जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी जो था सुबुकीन का पुत्र, गजनवी वंश का स्थापक था, तुर्की गुलाम सेनापति था, यानी तुर्की गुलाम का सेनापति था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहला युद्ध 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल विरोधी लड़ा था और 1004 से लेकर 6 के दौरान गजनवी ने सुल्तान के शासकों पर धावा बोला और जल्द ही पंजाब भी गजनवी के अधीन हो गया। और 1014 से लेकर 1019 ईस्वी के मध्य गजनवी ने जो है नगरकोट, थानेसर, मथुरा तथा कन्नौज के मंदिरों को लूटकर अपने खजाने का और भी समृद्धि बनाया। सन 1008 में नगरकोट मंदिर पर किया गया आक्रमण उसकी सबसे महान विजय के रूप में माना जा सकता है। और सन जो है 1025 में गजनवी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सबसे जो है महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत किया था। और एक भीषण संघर्ष के पश्चात मोहम्मद ने शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसमें बचाव के पक्ष में 50,000 से अधिक सैनिक की जो है हताहत हुए। यानी 50,000 से अधिक सेना को हताहत होना एक आम बात नहीं है। मोहम्मद ने जो है 15 दिनों के बाद तब शहर छोड़ा जब उसे गुजरात के शासक भीम प्रथम द्वारा अपने विरुद्ध की जा रही युद्ध की तैयारी की जानकारी मिली। भारत पर किए गए उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीति में अपना महत्ता स्थापित करना था और भारत पर किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किए गए थे। यानी भारत के दौलत देख के वो काफ़ी आकर्षित हुआ था और भारत पे उसने 17 बार जो है आक्रमण करके यहाँ पर जो है कई बार धन दौलत को जो है अपने देश लेके गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस बात के लिए। इस संपदा के मध्य एशिया में सबसे विशाल साम्राज्य की जो है संगठित करने में मदद भी मिलती थी। उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। गजनवी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब सिंध के कुछ हिस्सों में था जो 1135 तक चलता रहा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी जो है, जिसको हम शाहुद्दीन मोहम्मद भी कहते हैं, मोहम्मद गौरी के जो है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। कहते हैं सन 1177 में शाहुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गौरी ने जो था 1173 से लेकर 1206 तक अपना जीवन यापन किया। कहते हैं गजनवी की गद्दी पर बैठा और देखा जाए तो ख्वारिज़म जो है साम्राज्य की बढ़ती शक्ति तथा बल का सामना करने में गौरी वंश सक्षम नहीं था। अंत उन्होंने भाप लिया था कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ ही हासिल होने वाला नहीं है, यानी मध्य एशिया से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो इस बात का संकेत था। अंत उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया, यानी भारत की तरफ जो इनका रुख होते चला गया। मोहम्मद गौरी भारत में जो है लूटपाट करने के स्थान पर अस्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। उसके सभी अभियान जो है सुनियोजित थे तथा उसने हर जीते हुए क्षेत्र में एक सेनापति की नियुक्ति
की थी जो उसकी अनुपस्थिति में शासन का संचालन भी कर सके। उसके आक्रमण में परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा आया है अगला पॉइंट, पंजाब तथा सिंध में विजय। देखिए मोहम्मद गौरी का जो पहला अभियान यहीं शुरू होता है, पंजाब से लेकर सिंध में अपना विजय के पटाखा जो है इसने लहराया था। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान जो है 1175 में छोड़ा था। उसने जो है मुल्तान की ओर रुख किया और उसे उसके शासक से मुक्त करा दिया। इसी अभियान के तहत अपनी भाटी राजपूतों से जो है कच्छ को भी जीत लिया और सन जो है 1178 में उसने पुण्य गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे जो है अलीवारा के युद्ध में पराजित कर दिया। हालांकि यह हार भी उसे निराश न कर सकी। उसने समझ लिया था कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वह भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता है। यानी ये बात उसको साफ हो गया कि पहले पंजाब को जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सन 1169 से लेकर 80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसे कब्जे में आ ही गया। यानी उसने पेशावर और लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। सिलाकोट का जो है किला द्वाब जो है अगला शिकार बने और इस प्रकार जो है 1190 तक जो है मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने गंगा के द्वाब में प्रवेश करने की रास्ता साफ अपना कर लिया। उसके पश्चात आता है तराई का प्रथम युद्ध। देखिए तराई का जो युद्ध था बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। पंजाब पर गौरी का आधिपत्य और गंगा द्वाब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ला खड़ा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया था और उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी का विस्तार भी की थी। भाटिया के द्वाबों को लेकर युद्ध आरंभ हुआ और तराई के मैदान में हुए प्रथम युद्ध जो 1191 में गौरी की सेना पराजित हुई और वह भी मरते मरते बचा। पृथ्वीराज चौहान ने भाटिया के जीत लिया पर उसकी जो है मोर्चाबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गौरी के भारत पर जो है दोबारा आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान बेशकली जो है यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन देखा जाए तो मोहम्मद दोबारा से जो है आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति को जो है आगे बढ़ा। उसके पश्चात था तराई के द्वितीय युद्ध। कहते हैं तराई का द्वितीय युद्ध जो था 1192 में लड़ी गई। इस युद्ध के भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारी की थी और तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर तराई के मैदान में आमने सामने खड़े हो गए। भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी पर तुर्क सेना अधिक सुयोजित और तेज दौड़ने वाली अश्वरोही टुकड़ियों के साथ थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित, कुशल एवं तेज तुर्की अश्वरोहित सेना को मुकाबला नहीं कर सकी। तुर्की ने अपनी अश्वरोही सेना में दो उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। पहली सेनाएं घोड़े के पैरों में नाल लगवाई और पहनाए, जिससे सिर्फ जो है घोड़े की उम्र लंबी हुई बल्कि उससे खुरों को भी रक्षा हुई, तथा दूसरे जो है रकाब का प्रयोग, जिससे घुड़सवार की घोड़ों पर पकड़ बन सकी और युद्ध में वह दुगनी मारक क्षमता का उपयोग कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु सरस्वती नदी के निकट वह पकड़ लिया गया और तुर्की सेना ने हासी, सुरस्ती और सामान्य के किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले। तराई के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंपकर गजनवी आपस लौट गया और सन 1174 में मोहम्मद गौरी आपस भारत लौटा और उसने जो है 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट जो है चंद्रवार में जयचंद को पराजित किया और इस प्रकार तराई का जो है चंद्रवार के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव हमेशा के लिए पड़ गई। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की तुलना में
दीर्घकालिक था। जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं मोहम्मद गौरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना भी चाहता था। और सन 1206 में हुई उसकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन जो अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान बना। अब इसी के जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्रथम गुलाम वंश का राजा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, मामलुक सुल्तान। देखिए, मामलुक सुल्तान का मतलब होता है गुलाम, यानी गुलाम सुल्तान, या कह सकते हो गुलाम वंश। मामलुक सुल्तान जो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ और ये जो है बलबन तक जाते जाते जो है ये आखिरी चरण पे आ गया। तो कहते हैं इसके विषय में जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मलुक सुल्तान में कौन कौन जो थे काफ़ी पावरफुल हुए और उनका क्या विशेष महत्व रहा। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन के साथ भारत में मलुक सुल्तान यानी गुलाम वंश के युग का आरंभ हो गया था। मालुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। यह सैन्य अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले तुर्की गुलामों को निम्न गुलामों से जो घरेलू कार्य अथवा कारीगरों से अंतर व्यक्त करने के लिए सदैव प्रयोग किया जाता था। मालुक सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा, यानी ये समय काल अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी थी। यानी यहाँ पर 84 साल की जो लंबी अवधि थी गुलाम शासकों का दबदबा था, लेकिन बाद में चल के जो ये दबदबा जो थी ख़त्म हुई। तो इसी के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन जो हुए इसमें इम्पोर्टेंट शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर अपना जो है परचम स्थापित करने में सक्षम हुए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे समक्ष आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के सेना में उच्च पद तक पहुँचा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कहानी भी है कि वो जो था अपने भाइयों से जो है भाइयों ने उसको जो है बेच दिया था, और बेचने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बाज़ार में बिक रहा था, तो वहाँ पर जो है इसको जो है गौरी ने देख लिया और गौरी ने जो है इसको खरीद के अपने साथ रखा और फिर उसको जो है एक सैनिक के रूप में उसको भर्ती करके उसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गरीब परिवार का बच्चा था, उसके भाइयों ने ही उसको बेच दिया था, और फिर जो है ये जब गुलाम के लाइन में बिक रहा था, जहाँ से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद के जो है अपने साथ रख के उसको उच्च सेना पद तक वो पहुँचने में सक्षम हुआ। कहते हैं सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी जब भी यहाँ से भारत से जीत के जाता कोई ना कोई राज्य को जीतता और वहाँ पर कोई ना कोई अपने गुलाम शासक को जो है बैठा देता। तो ऐसा ही हुआ, जब मोहम्मद गौरी भारत पर जीत हासिल करके जा रहा था तो यहाँ पर जो है दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया और वो यहाँ पर राज्य करने लगा। गुलाम वंश का स्थापक ऐबक उत्तर भारत में प्रथम प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के रूप में यहाँ पर जाना जा सकता है। ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय सरदारों की ओर से विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। गजनी के शासक जो ततुद्दीन जरदोश दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। सुल्तान सिंध का शासक नसरुद्दीन कवाचा स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल हो चुका था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक समझौता और शक्ति प्रदर्शन द्वारा इस शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहा। उसने जो है यशोदौल के पराजित कर गजनी को जीत लिया और जयचंद और उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदाऊं तथा कनौज से जो है तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया था। ऐबक ने ये दोनों क्षेत्र पुण्य जीत लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक वीर, वफादार तथा नम्र था। उसकी विनम्रता के चलते ही उसे लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। कई विद्वान ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक स्थापक भी मानता है। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था तो अचानक घोड़े पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी का जो है दामाद जो है इल्तुतमिश वहाँ का शासक बन गया, और उसके बाद भाग दौड़ जो था इल्तुतमिश के हाथों में चला गया। तो कहते हैं इस तरह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक की अंत के साथ जो है उसका दामाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बना। अब चलिए देखते हैं इल्तुतमिश की जो है किस प्रकार की जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत है।
इल्तुतमिश, जिनका सन जो था 1210 से लेकर 1236 तक है, यानी देखा जाए तो इन्होंने 26 साल की काफ़ी समय अवधि में जो है अपना शासन को चलाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसकी जो है किस प्रकार जो है नियुक्ति हुई, कैसे इस सुल्तान बना, ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं सन 1210 में जब चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने उसके पुत्र अरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, किंतु अरम शाह अयोग्य व्यक्ति था तथा तुर्की जो है अमीरों से उसके खिलाफ विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बंदालुक के शासक ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। अरम शाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली लाकर उसका सामना भी किया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित भी कर दिया। सलाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के संगठित करने का श्रेय उसी को जाता है, यानी इल्तुतमिश काफ़ी पावरफुल था और इसी ने ही जो था इसको जीता। कहते इल्तुतमिश भी अपने ससुर के जैसा ही था, उसको भी जो है गुलाम वंश का शासक माना जाता क्योंकि ये भी एक गुलाम था। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही इल्तुतमिश भी जो है गुलाम शासकों में से ही माना जाता है, क्योंकि ये भी जब शासन बैठा उससे पहले इसको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और अपनी बेटी से जो है इसकी मैरिज करा दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब इल्तुतमिश गद्दी में बैठा तो वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ था। जलदेश और ख्वाजा अली मर्दाना जैसे अन्य तुर्की सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जलार में जो है रणभोर के शासक ग्वालियर और कंजूजर शासकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा भी कर चुके थे। इसके अतिरिक्त जो है सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान की बढ़ती शक्ति का भी काफ़ी भय सता रहा था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम स्वयं को संगठन करना आरंभ कर दिया और उसने तराई के मैदान में जलालुद्दीन से 1215 में पराजित भी किया। सन 1217 में उसने ख्वाजा के पांव पंजाब से उखाड़े और सन 1220 में जब चंगेज खान ने ख्वारिज साम्राज्य का विनाश किया तो इल्तुतमिश के मंगोलों ने प्रत्येक संघर्ष को टालने की आवश्यकता महसूस हुई। अंत जब ख्वारिज के शाह का पुत्र जलालुद्दीन जमगवारानी मंगोल से बचता हुआ शरण पाने इल्तुतमिश के दरबार में आया तो इल्तुतमिश ने उसे इनकार कर दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के मंगोल द्वारा होते विनाश से बचा भी लिया। कहते हैं सन 1225 के उपरांत इल्तुतमिश ने अपनी सेना को पूर्व प्रदेश के विरोध को दबाने के लिए प्रयोग किया और सन 1226 से लेकर 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजा, जिसे इवाज़ा खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। राजपूत शासकों के विरोध भी सम्मान अभियान चलता ही रहा, यानी सन 1226 में रणभोर के जीता तथा सन 1231 में इल्तुतमिश ने अपना अधिकार जो मंदसौर, अजलोर, बयान और ग्वालियर पर कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्यों को जो है पूरा किया। दिल्ली सल्तनत अब एक विस्तृत भूभाग तक फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने विश्वास पात्र अधिकारियों का एक समूह तुर्क जलहागानी यानी 40 बनाया था, यानी 40 सैनिक के एक संगठन बनाया था और वो एक दूरदर्शी शासक था और उसने जो है बरस्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित भी किया। बात यहाँ पर एक फैक्ट आती है कि इल्तुतमिश ने तुर्की जलहागानी यानी 40 का समूह की स्थापना भी किया और इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसके हाथों में काफ़ी शक्ति आ गई थी। कई वर्षों तक वे एक के बाद एक दूसरे सुल्तान का चयन करते रहे। अंततः बलबन ने इस समूह को नष्ट करके रख दिया। इल्तुतमिश की सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीर का सफाया किया गया। उसने दिल्ली सल्तनत को जो है गजनी, गौर, मध्य एशिया के अलग किया। इल्तुतमिश के जो है बगदाद के अब्बासी जो खलीफा को जो है वैधता पाने के लिए पत्र भी सन 1229 में हासिल किया था। इल्तुतमिश के प्रशासनिक स्थान जैसे इख्त, सेना और सिक्का व्यवस्था के रूप में देने के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया और उसने सल्तनत को 2 मुख्य सिक्के दिए, एक चांदी और एक टाका और तांबा का जीतल। अपने अधीनस्थ क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण पाने स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने व्यापक सतह पर अपने
तुर्क अधिकारियों को जो है वेतन के बदले भूमि समझौता एकता का दान दिया करता था। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है चांदी का टाका और तांबे का जितना किसने चलाया था, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इल्तुतमिश ने किया था। ऐसे जो है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एकता को पाने वाले जो है एक दातार कहा जाता था, वो अपने अधीन क्षेत्रों को राजस्व वसूला किया करते थे। इसके द्वारा वह सस्ता सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रख रखाव भी किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कानून तथा व्यवस्था का पालन किया करते थे, अपने खर्ची की भरपाई किया करते थे और इल्तुतमिश ने द्वीप के आर्थिक संभावनाओं को पहचाना और मुख्य उसी क्षेत्र में इकाता बांटे गए। इसने इल्तुतमिश को उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र में से एक पर जो है वित्त और प्रशासनिक नियंत्रण के प्रति आश्वस्त किया। तो ये काफ़ी है, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम 12 चैप्टर करेंगे। तो उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इल्तुतमिश के जो है अंत हो जाने के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, यानी पहली भारत की सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया के अगर देखा जाए तो समय काल बहुत ही कम था, 4 साल के अंतराल ही था, यानी 1236 से लेकर 400 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो रजिया सुल्तान का 4 साल के जो है संघर्षों से भरा हुआ था। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश के जो है मुख्य उत्तराधिकारी की मुख्य समस्या थी। तो इल्तुतमिश ने अपने किसी भी पुत्र को सुल्तान बनाने के काबिल नहीं समझा। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो है रुकुनुद्दीन फिरोज सेना के कुछ अधिकारियों की सहायता से गद्दी पर बैठ गया और दिल्ली की जनता को समर्थन से तथा कुछ अन्य अधिकारियों के सहयोग से रजिया गद्दी पर बैठ गई। कहते हैं अपनी खूबियों के बावजूद रजिया जो है बेहतर शासन नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यतः उसने गौर तुर्की और कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया था। इसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाला बात जो है सिबोसिया मालिक जमाउद्दीन याकुत को अमीर जो अखरून यानी घोड़े का मालिक नियुक्त करना रहा। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अन्य जो है गौर तुर्की की नियुक्ति से भी आग में घी डालने का काम किया गया। यानी यही कदम था जहां पर रजिया का जो है पूरा संघर्ष अधूरा सा रह गया। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद भी वह दूसरे के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। अंततः सरदारों ने उसके क्षेत्र में विद्रोह करना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसे महिला की जो मर्यादा भंग करने और अविश्वास सरदार याकूब के साथ अति करीबी होने के आरोप भी लगाया गया। वह सरदार द्वारा पराजित हुई और मारी गई। इस प्रकार उसका शासनकाल छोटा रहा तथा 1240 में समाप्त हो गया। कहते रजिया सुल्तान के जो विरोध हुआ तो वो जंगलों में चली गई और जंगलों में कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और वहाँ पर ही उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके पश्चात इसकी शासन का जो है सदैव के लिए अंत हो गया। कहते हैं उसके पश्चात जो है नसरुद्दीन मोहम्मद का समय काल आया और ये बहुत समय काल छोटी थी, यानी 1240 से 46 ईस्वी तक ही रही। सुल्तान व तुर्की सरदार चलनगानी के बीच सत्ता का संघर्ष जो रजिया के समय से आरंभ हुआ था वह चलता ही रहा और रजिया की मृत्यु के बाद इन चलनगिनियों की जो है शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह राजा के गद्दी पर बैठने और उतरने के लिए बहुत हद तक काबिल हो गए थे। वे राम शाह जो 1240 से 42 तथा मसूद शाह 1242 से 44 क्रमश सुल्तान बनाए गए तथा हटाए भी गए। इसके पश्चात सन 1246 में जो उलवीन खान यानी कलंतार में जिले बलबन के नाम से जाना गया वो एक प्रयोग किया गया। युवा नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पोता को सुल्तान बनाकर खुद उसका नायब बना और अपनी स्थिति को और दृढ़ बनाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया। नसरुद्दीन से विवाह करने से नसरुद्दीन जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1245 में मारा गया। इबूतु तथा इस्लामी के अनुसार बलबन ने अपने शासक को जहर देके मारा था और अब उस गद्दी पे उसने अधिकार भी कर लिया था। कहते हैं उसके पश्चात आता है बलबन। कहते हैं बलबन का भी समय काल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था और कहा जाता है इसकी में एक कहानी भी है कि बलबन जो है काफ़ी कुरूप था और इसको कोई खरीदना नहीं चाहता था। तब जाके इसको जो है खरीदा गया और तब से वो सेना में भर्ती हुआ और उसके बाद अपना जो जौहर दिखाया। उसने रजिया के समय में भी पूरा भागदौड़ अपने हाथों में रखा हुआ था। कहते हैं बलबन की जो समय काल थी
66 से 87 ईस्वी के मध्य माने गए, यानी 1266 से 87 ईस्वी तक माना गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय काल था। सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच सत्ता का संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध अलगू खान ने सत्ता का केंद्रीकरण करके सन 1266 में सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना, उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे और सुदूर प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय शासक भी विद्रोह करने के लिए छोटे से मौके का तलाश में भटक रहे थे। दिल्ली तथा द्वाब क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति शोचनीय थी। गंगा, यमुना, द्वाब, अवध के मध्य सड़कों पर डकैती और लुटेरे का वर्चस्व था, जिस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में यातायात असंभव हो चला था। कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्रों में अपने किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दर्शाया था। कहते हैं मेवाती इतनी भयभीत हो चले थे कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में भी लोग के लूट लिया करते थे। इस तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई, यानी इसको हम लोड नीति के नाम से भी जानते हैं। मेवात में कई मारे गए और राजपूतों के मजबूत गढ़ वधूक के आसपास का क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। बलबन के निरंकुश तरीके के शासन किया तथा सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति खुद दृढ़ करने के लिए बहुत ही मेहनत की। उसने किसी भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति अर्जित नहीं होने दी। उसने राष्ट्र की सिद्धांत को भी स्थापना किया और इतिहासकार वर्ण, जो स्वयं भी तुर्की विद्वानों में श्रेष्ठ था, के अनुसार बलबन कहता था कि जब भी मैं नीच कुल में जन्मे नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें सुलग उठती है तथा गुस्से में मैं तलवार उठा लेता हूँ मारने के लिए। हमें नहीं पता कि बलबन के वास्तव में ऐसा क्यों कहा था, किंतु गैर तुर्कों के प्रति उसके विचार इसी प्रकार के थे। बलबन अपनी सत्ता किसी को नहीं बांट सकता था और यहाँ तक कि परिवार वाले से भी नहीं। बलबन चलायनी की शक्तियाँ नष्ट करने के लिए कटिबद्ध था और स्वयं को सजग रखने के लिए बलबन ने हर विभाग में गुप्तचर नियुक्त कर दिया था, यानी उसने हर क्षेत्र में अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा दी थी। उसने एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन भी किया जो आंतरिक विद्रोह से भी लड़ सके तथा पंजाब की और रुख भी कर रहे तथा दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन रहे मंगोल को भी माकूल जवाब दे सके। अपने सैन्य विभाग का दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया गया तथा विद्रोह का दमन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सेना की नियुक्ति भी की गई। मेवात, द्वाब, अवध और कौशल के विद्रोह निर्ममतापूर्वक कुचल दिए गए और बलबन ने पूर्वी राजपूताना क्षेत्र अजमेर और नागौर पर विजय पाई, किंतु ग्वालियर और रणभोर पर विजय हासिल करने में वो नाकामयाब रहा। सन 1269 में मंगोल के खतरों में उत्साहित होकर और सुल्तान की बढ़ती आयु देखकर बंगाल के शासक कहते तुगरील बेग ने विद्रोह कर सुल्तान की उपाधि धारण की और तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यहाँ पर अपने नाम का खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है कि वह गुलाम शासकों से मुक्त हो जाता है और एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। बलबन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरील को मारा गया। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्र बुगारा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। इन सब कठोर निर्णय द्वारा बलबन ने स्थिति को नियंत्रण किया। लोगों को अपनी सत्ता की शक्ति तथा प्रभुत्ता को प्रभावित करने के लिए बलबन ने एक वैभवशाली दरबार भी बनाया। उसने दरबार में हंसना तथा चुटकुले सुनना बंद कर दिया तथा शराब का सेवन भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी उसे आराम वाली अवस्था में न देख ले। उसने दरबार में ज़्यादा यानी सलाम तथा पैबोस राजा के कदम चूमने जैसी प्रथाओं पर भी बल दिया। एक फैक्ट के हिसाब से देखा तो बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई। उसने राजपद को नए सिद्धांत को प्रतिपादन किया और कुलीनों और सुल्तानों के मध्य रिश्ते का पुण्य प्रभाषित भी किया। इस तरीके द्वारा बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान भी किया। बलबन निस्संदेह दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माताओं में से एक था। विशेषकर सरकार और उसके संस्थाएं राजा की शक्तियों को दृढ़ कर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान किया और किंतु फिर भी वह मंगोल के आक्रमणों से उत्तर भारत को बचा नहीं पाया और तो और गैर तुर्कों के महत्वपूर्ण पदों और अधिकारियों से विमुक्त भी मात्र कुछ ही समूहों के बीच अधिकार शक्तियों की वितरण से अन्य लोगों में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न किया। इससे उसकी मृत्यु के पश्चात नए संघर्ष को ही जन्म दिया। बलबन की मृत्यु
1287 में हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत क्लिनो ने जो है उसके पोते कोकोवाद को गद्दी पर बैठाया, किंतु जल्द ही उसको पुत्र कैमूर ने उसे जो है सत्ता से अलग कर दिया, जो स्वयं मात्र 3 माह तक ही शासन कर सका। बलबन के शासन के दौरान फिरोज उत्तर पश्चिमी सैन्य अभियान को संचालक था और उसने मंगोल के खिलाफ कई सफल अभियान भी लड़े। उसे दिल्ली में बुलाया गया तथा अर्ज ए मुवालिक युद्ध यानी मंत्री बनाया गया। उसने 1290 में एक कड़ा कदम उठाकर कैमूर की हत्या भी कर दी तथा खुद गद्दी पर बैठ गया। खिलजी कुलीन का एक वर्ग में खिलजी वंश की नींव डाल दी गई और कुछ विद्वान इसे वांशिक क्रांति के रूप में परिभाषित भी करते हैं। इससे जो है तक कथित गुलाम वंश का अंत किया तथा फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के रूप में सिंहासन में बैठा। यानी इसी के साथ जो था बलबन के साथ देखा जाए तो जो है गुलाम वंश का सदैव के लिए अंत हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हो गया। यहाँ पर हम बात जैसे करने जा रहे हैं खिलजी वंश। देखिए गुलाम वंश की जब समाप्ति हुई तो खिलजी वंश के जो है दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। कहते हैं खिलजी वंश के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी के मध्य माना गया है। और खिलजी वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी, यानी जलालुद्दीन खिलजी जो था प्रथम शासक था खिलजी वंश का, और इसी ने ही खिलजी वंश का यहाँ नींव भी डाली। जलालुद्दीन जो था 70 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा। कहते हैं जिस समय वो गद्दी पे बैठा उसकी आयु बहुत काफ़ी थी, 70 वर्ष की आयु कम नहीं होती है। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में जो है जो है कुलीनों को जो है बरकरार रखा था, किंतु जो है खिलजी के उदय से महत्वपूर्ण कार्यालय में जो है कुलीन वर्ग में जो है गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। जलालुद्दीन का शासन मात्र 6 वर्ष की रहा और उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को भी ढीला कर दिया। वह जो है सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलाना चाहिए, तो क्योंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अंततः जो है सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, तो ये बात उसने बहुत विशेष जोर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है उदारता की नीति अपनाकर जो है विजात वर्ग का समर्थन हासिल किया और उसने कड़े दंड वाली नीति को त्याग दिया। यानी जो बलबन ने शुरू किया था लोह नीति उसको इसने त्याग दिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है बिगड़ने के कगार पे आया। यहाँ तक कि उन्हें भी कड़ा दंड नहीं दिया। जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भी किया था उसने न सिर्फ उन्हें क्षमादान दिया बल्कि उसका विश्वास जीतने के लिए सम्मानित भी किया गया। हालांकि उसे कई समर्थकों ने उसे कमजोर सुल्तान की संज्ञा भी दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की भी सभी नीतियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है पलट दी गई, जिससे अपना विरोध करने वालों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया। तो कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी का जो है उदार जाता के जो रूप में देखा गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस सब बातों को जो है उलट दिया। यानी देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार जो है आगे इस सल्तनत को आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी जिसका समय काल 1296 से लेके 1316 ईस्वी में था, यानी 20 साल के समय काल में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर कैसे प्राप्त किया और जलालुद्दीन का वो कौन था, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है। अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि भतीजा था कि दामाद था, तो आप समझ सकते हो इस बात को। उसने अपने चाचा की मदद जो है सत्ता पाने में की थी। अंततः अमीर तुर्क उत्सव का शहंशाह था के रूप में नियुक्त भी हुआ था, यानी अमीर तुजुक यानी उत्सवों का शहंशाह के रूप में उसको जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में नियुक्त भी किया गया था। जलालुद्दीन के शासनकाल के जो है अलाउद्दीन के 2 प्रमुख जीत थी। सन 1292 में विलास विद्रोह का जो है अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसने अवध का जो इकाता प्रदान किया गया था और वो अरीजी जो है मुमालिक यानी युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त भी हुआ था। और सन 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार भी करने में सफल हुआ था तथा देवगिरी को अपने अधीन भी करने में सफलता प्राप्त किया था। और इस सफल अभियानों ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी एक समक्ष सेनापति और कुशल योजनाकार था। जुलाई जो है 1296 में उसने अपने चाचा का ससुर जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं ही गद्दी पे बैठा, यानी उसने अपने ससुर या चाचा को जो है हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुरता नीति पुण्य लाने का निर्णय लिया
और उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली। शासन में जो है उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया और उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का भी सामना किया। तारीख फिरोज शाही के लेख वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन खलजी ने महसूस किया कि इस विद्रोह का 4 मुख्य कारण थे, और ये 4 मुख्य कारण जो हमें मिलता है, किसमें मिलता है? उलेमा का हस्तक्षेप। किसमें मिलता है हमें? तारीख फिरोज शाही, जिसका लेखक कौन था? वर्णी था। ये याद रखना है आपको, तारीख फिरोज शाही जो कि वर्णी द्वारा चरित्र था। अब इसमें विद्रोह के 4 मुख्य कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता, सबसे बड़ा कारण यही था कि गुप्तचर अवस्था की अयोग्यता, शराब का आम उपयोग हो जाना, कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध स्थापित कराना, कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति आ जाना, तो ये सब कारण थे। इन विद्रोह की कड़ी को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए, उन्हें लागू किया। वो नियम क्या थे? वो परिवार के जिन्हें मुफ्त में जमीन मिली थी, वह अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया, उसे और प्रभावित बनाने के लिए समुचित उपाय भी किए। शराब का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया तथा को शासन की अनुमति के बगैर अभिजात वर्ग के आपस में सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा दी गई। तो ये सारे कदम जो थे कठोर थे, जो पहले छूट में दे दिए गए थे जलालुद्दीन के समय काल में, लेकिन अलाउद्दीन ने इस सबको बदल के रख दिया। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी ने इस इलाके जितने में महत्वाकांक्षा और मंगोर के देश की रक्षा के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की स्थापना भी किया। कहते हैं एक फैक्ट है जिसके हम विचार करना। अलाउद्दीन खलजी का बाजार सुधार, देखिए बाजार सुधार होना कई मायने में इंपॉर्टेंट भी रहता है कोई भी शासन के लिए। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था। अंततः उसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित भी किए। मूल्य को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। वो अनाज बाजार को मंडी बनाई और कपड़ा बाजार के लिए सराय आदिल बनाया तथा घोड़े, जानवरों और गुलामों का बाजार भी उसने स्थापित किया। अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक सहान ए मंडी की नियुक्ति भी किया, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद ने सूचना अधिकारी तथा मुइन गुप्तचर के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी पाता था। सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन का अर्थ होता था कि करे से करे दंड, जैसे राजधानी से निष्कासन होना, आर्थिक दंड देना, जेल अथवा अंग भंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसने अपने समय में दंड का प्रावधान किया था। घोड़े के मूल्य का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसे अच्छे घोड़े की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता का सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़े के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके मूल्य निश्चित किए गए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, देखिए अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गया। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की, और अलाउद्दीन खलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपदा के प्रति भी काफ़ी आकर्षित था। गुजरात के दौलत से उसकी आगामी अभियान में मदद भी होती थी तथा उसके समुद्र तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित भी हो जाती थी। सन 1299 में अलाउद्दीन के 2 प्रमुख सेनापति अलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। गुजरात का शासक राय करण जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर जीत लिया। यानी देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर का जितना सबसे बड़ी प्रशंसा में से एक माना जा सकता है। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया, और यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई गुलाम बंदी बनाए गए। उनमें से एक मलिक काफूर था, जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति भी बना तथा अपने दक्षिण अभियान को संचालन भी किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था। गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत अलाउद्दीन ने अब अपना ध्यान राजस्थान पर केंद्रित किया। उसका पहला लक्ष्य रणभोर था। रणभोर का किला राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था। यानी रणभोर का किला था सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था, और इसको जीतना उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता तथा वह पूर्व में जलालुद्दीन खलजी की चुनौती दे चुका था।
राजपूतों का जो है नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए रणभोर को जीतना अत्यंत ही आवश्यक था। रणभोर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण राजपूत शासक हरिदेव द्वारा 2 विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण लेना था तथा उसकी जो है खलजी शासक के देने से इनकार कर दिया था। अंततः रणभोर के खिलाफ मोर्चा खोला गया और आरंभ में खिलजी सेना के नुकसान हुआ, यहाँ तक कि नुसरत खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंततः अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के मैदान में खुद आना पड़ा तथा सन 1301 में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया। कहते हैं सन 1303 में अलाउद्दीन ने एक अन्य शक्तिशाली प्रदेश जो है चित्तौड़ को जीता। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को जो है सुंदर पत्नी पद्मावती के प्रति आकर्षित होकर चित्तौड़ पर हमला किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कथन को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि इस गाथा का वर्णन जैसी द्वारा 2000 वर्ष बाद पद्मावत में पहली बार किया गया था और अमीर खुसरो को अनुसार सुल्तान ने आम जनता के कत्लेआम की संज्ञा दी थी। अपने पुत्र जो है खिजर खान के नाम पर उसने तिंजौर का नाम खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन के दिल्ली वापस आना पड़ा क्योंकि मंगोल सेना दिल्ली की ओर कुछ कर रही थी। सन 1305 में एन उल मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना के मलाब पर अधिकार स्थापित किया और अन्य राज्य जैसे उज्जैन, मंडूधर और चंदेरी भी जीत लिया गया। मलाब विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को दक्षिण में भेजा और स्वयं सिवाना पर आक्रमण कर दिया। जिताना के शासक राजा जो शीतल देव ने दुर्ग की जो है वीरतापूर्वक रक्षा की किंतु अंत पराजित हुआ। सन 1311 में अन्य राजपूत प्रदेश जलोर भी सल्तनत का हिस्सा था और इस प्रकार 1311 तक अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तथा उत्तर भारत का जो है शहंशाह बन के बैठ गया। उसके पश्चात था दक्कन तथा दक्षिण भारत। अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूर्ण नहीं हुई। वह दक्षिण की जीतने के लिए भी कटिबद्ध था और दक्षिण भारत की संपत्ति ने उसे काफी आकर्षित भी किया था। कहते धन के लिए आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। दक्षिण में युद्ध के लिए अलाउद्दीन ने विश्वसनीय सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में फौज को भेजा गया जो नयाब का कार्यभार संभाला था। सन 1306 से लेकर 7 में अलाउद्दीन ने दक्कन में पहला अभियान आरंभ किया और उसका पहला निशाना गुजरात का पूर्व शासक था यानी रायकरण था जो अब बलगाना का शासक था तथा खलजी ने पराजित हुआ और उसका अगला निशाना देवगिरी का शासक रामचंद्र था जिसने जो है पहले सुल्तान के राशि देने का वादा किया था किंतु कभी भी नहीं दी। रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के उपरांत मलिक कफूर को समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ। उसे गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया तथा उसकी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से हुआ था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति जो है गर्मजोशी का परिचय दिया क्योंकि वह दक्षिण के अभियानों में रामचंद्र के साथी बनना चाहता था। सन 1309 के उपरांत मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हुआ और पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में जो है बरगल के प्रशासक प्रतापरुद्रदेव के खिलाफ किया। घेराबंदी कई महीने तक चली तथा समाप्त भी हुई। तब प्रतापरुद्रदेव के सुल्तान को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने का वादा भी किया। दूसरी अभियान द्वारा समुद्र तथा मलाबार यानी वर्तमान कर्नाटक तमिलनाडु के खिलाफ था। द्वारा समुद्र के शासक जो है वीर वल्लभ तिलक को समझने का पश्चात कि मलिक कफूर को हराना असंभव है, बिना किसी संघर्ष के सुल्तान के शुल्क अदा करना स्वीकार कर लिया और मलबार जो है पांड्य राज्य की यदि बात करें तो सीधा संघर्ष नहीं हो सका। हालांकि मलिक कफूर ने समृद्ध मंदिरों सहित बहुत ज़्यादा लूटपाट की जिसमें जो है चिदम्बरम का मंदिर प्रमुख था। अमीर खुसरो के अनुसार कफूर 512 हाथियां और 7000 घोड़े तथा 500 मन बहुमूल्य पत्थरों के साथ लौटा था। सुल्तान ने मलिक के साम्राज्य का नयाब बनाकर पुरस्कृत भी किया था। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना में दक्कन प्रदेश में अपना नियंत्रण कायम रखा था। इसी बात को अगर हम मैप में समझे तो आप देख सकते हो कि मैप में जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य निश्चित तौर पे पूरे भारत में था
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था कि इसने काफ़ी क्षेत्रों को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। जैसे कश्मीर के कुछ हिस्सा जो है नहीं उसने अपना सका और पाकिस्तान का कुछ हिस्सों में उसने जो है अपना साम्राज्य का स्थापना नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन उस भारत के हर एक क्षेत्र में जो है अपना उसने काफ़ी दबदबा बना रखा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पूरे भारत पे जो है अपना प्रभुता स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के अंतर्गत, यानी तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश कहते हैं बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही मज़ेदार थी, जिसको आपको जानना अत्यंत रोचक रहेगा। देखिए सो जाइएगा देखते देखते तो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन समझिएगा तो आपको एक नई बात जानने को हमें मिलेगा। कहते हैं तुगलक वंश अगर देखें हम तो बड़े इंटरेस्टिंग इनके जो दौर होते हैं गुजरे थे, और यहाँ पर जान के आपको बहुत हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी कि ये पढ़े लिखे जब गलतियाँ करते हैं तो इसका अंजाम क्या होता है वो भी आपको पता होगा। तो इसमें तुगलक वंश के शासकों ने, ठीक है, काफ़ी कुछ हमें समझाने की कोशिश किया है, और वो गलतियां आपने नहीं करना है, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अधूरा जानकारी आपको पता है ना खतरनाक होता है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इंटरेस्टिंग फॉर्म में। नहीं कि आप देखते देखते सो जाओ, ऐसा नहीं है। मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें आने वाली। देखिए तुगलक वंश का अगर देखा जाए स्थापक जो थे जो है गजनी मलिक था, यानी तुगलक वंश की बात करें हम तो तुगलक वंश का स्थापक तो जो था गजनी मलिक था, जिसने गियाउद्दीन तुगलक के रूप में सन 1320 ईस्वी में सिंहासन हासिल किया था। और इसने बहुत ही चतुराई से जो है ये सिंहासन अपनाया था, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है तुगलक से पहले जो हमारा था खलजी वंश, उनको जो है मूर्ख बनाना, उनको उस पर विजय पाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी जो है तुगलक वंश के स्थापक गजनी मलिक ने बहुत ही होशियारी से जो था 1320 में जो है सिंहासन हासिल कर ही लिया, जिसका वंश जो है 1412 ईस्वी तक चला। देखा जाए तो बहुत लंबा अवधि काल है, कम से कम ये 90 के आसपास तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जब उनके जो है पूर्वजों ने राज किया। कहते हैं बहुत लंबा सफ़र था। अलाउद्दीन के शासनकाल में गियाउद्दीन तुगलक के विशिष्ट पदों पर कार्य भी किया था, और 1325 ईस्वी में छोटे से शासनकाल के उपरांत गियाउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। देखिए छोटे से शासनकाल के अंतराल में जो है गियाउद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, और उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक गद्दी पे बैठा। मोहम्मद तुगलक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत जो संगठित हुई, और सल्तनत के सीधे नियंत्रण में कई क्षेत्र आ गए। यानी देखा जाए तो ये कई क्षेत्रों पर अपना विजय हासिल करके जो है अपने सल्तनत को काफ़ी बढ़ा लिया। कहते हैं जब सल्तनत काफ़ी बढ़ जाती है ना तो उसको कंट्रोल करना भी अच्छे प्रशासक का एक रवैया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। अब क्या मिस्टेक हुई आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दक्कन और दक्षिण प्रदेश, आखिर दक्कन और दक्षिण प्रदेश में क्या बातें थी। कहते हैं अलाउद्दीन द्वारा विजित दक्कन के क्षेत्र में शुल्क अदा करना बंद कर दिया था, स्वतंत्रता का झंडा उठा दिया था। आपको पता ही है जब शासन कमजोर पड़ते हैं ना तो जनरल सी बात है कि वहाँ के लोग जो होते हैं खुद ही अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकुमार होते हुए जुन्ना खान के नाम से प्रचलित राय रुद्रदेव के खिलाफ अभियान छेड़ा। देखिए बहुत ही कम उम्र में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी ही समझदारी से जो है उसके खिलाफ, जो उसे काफ़ी पावरफुल था, उसके खिलाफ उसने अभियान छेड़ दिया, जो लंबे युद्ध के पश्चात पराजित हो गया। वरंगल अब दिल्ली सल्तनत के सीधे नियंत्रण में था। मलबार भी पराजित हुआ, अब पूरे तेलंगाना क्षेत्र के प्रशासनिक टुकड़ियों में बट गया तथा सल्तनत का जो हिस्सा बनाया। मोहम्मद तुगलक ने तो दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम जो था दौलताबाद रखा गया। यानी इसने डायरेक्ट देखा जाए तो जो बहुत काफ़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया कि ये जो राजधानी है उसको शिफ्ट किया जाए, देवगिरी में शिफ्ट किया जाए, जो कि उस समय दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। वास्तव में वो उत्तर प्रदेश के यहीं से नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि हर क्षेत्र में अपना नियंत्रण रहे। व्यापक संख्या में कुलीन वर्ग, धार्मिक व्यक्ति और शिल्पी नई राजधानी में स्थानांतरित किए गए थे। प्रतीत होता है कि उसका इरादा दौलताबाद को दिल्ली के साथ साथ दूसरी राजधानी बनाने का था। कालांतर में यह योजना त्याग दी गई। हालांकि इस योजना ने दक्षिण तथा उत्तर के मध्य रिश्तों में काफ़ी सुधार किया। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ सामाजिक, संस्कृति तथा
आर्थिक संबंध बड़े ही फूले फूले। कहते हैं इस समय जो है हर चीज़ का जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए कहते हैं ना, मैंने कहा ना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया हर नीति काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन क्या आखिर ये सारी नीतियाँ कामयाब हुई? अगर हुई तो जो है तुगलक वंश का अंत क्यों हो गया? तो ये सारा प्रश्न जब हम पूरे चैप्टर समझेंगे तब आएगा। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। उसके पश्चात आता है पूर्वी भारत। आखिर पूर्वी भारत में क्या खास था? कहते हैं जयनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय ने जो है वारंगल के राज्य जयरुद्रदेव की सहायता सुल्तान के खिलाफ युद्ध में की थी। उल्गू खान के नेतृत्व में सन 1324 में भानुदेव द्वारा द्वितीय पराजित हुआ और उसके राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके राज्य को भी अपने राज्य में समेट लिया। बंगाल में सुल्तान के खिलाफ दरबारियों में असंतोष फैल गया, यानी दरबारी जो थे उसमें असंतोष का लहर फैल गया। असंतोष ने राजकुमार को आमंत्रित किया कि वहां के शासक पर हमला करे। बंगाल की सेना पराजित हुई। नसरुद्दीन नामक सरदार की गद्दी सौंप दी गई, यानी ये जो था नसरुद्दीन नामक सरदार को ये गद्दी सौंप दिया गया, क्योंकि विजय के बाद इतना बड़ा शासन पर शासन करना संभव नहीं था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए शासन करना संभव नहीं था। अब यहाँ पर था राजधानी परिवर्तन करने में आखिर क्या मूर्खता दिखाई गई, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे समक्ष आता है राजधानी में परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के सर्वाधिक विवादपय निर्णय में एक था दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने का। कई तो स्कॉलर ये भी कहते हैं कि ये ग्रेजुएट मूर्ख था, पढ़ा लिखा मूर्ख था। कहते हैं इतने बड़े शासन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और शायद इसी वजह से जो है इसको विवादग्रस्त कहते हैं, यानी विवादित ये था फैसला जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। आखिर क्यों, क्या कारण था इसका? कहते हैं दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था और इसका सबसे अधिक इफेक्ट किस पे पड़ा? कहते हैं डॉक्टर महेंद्र शासन के अनुसार सुल्तान दोनों राजधानियों को बरकरार रखना चाहता था, यानी दोनों राजधानियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। बर्नी के अनुसार सन 326 से 27 में सुल्तान के अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह केंद्रीय स्थिति में स्थिर था। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली की जनता सुल्तान को गलियों वाले पत्र भेज करती थी। अंततः उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इमामी कहते हैं कि वह स्थान उत्तरी पश्चिम सीमा से काफ़ी दूर था, अंततः मंगोल की पहुंच से परे था। विभिन्न मतों के वजह से इस स्थानांतरण की मुख्य वजह पर बहुत ही मुश्किल है। देखिए कहते हैं आखिर क्या वजह था, ये बहुत से स्कॉलर ने अपने अपने विचारधारा को यहाँ पर रखा है, तो ये कहना संभव नहीं है कि आखिर क्यों हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि वो नियंत्रण रखना चाहता था, सभी राज्यों को अपने हाथों में नियंत्रण में रखना चाहता था। चाहे कोई स्कॉलर कुछ भी कहे, इस बात के हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि कोई भी राजा का महत्वाकांक्षा यही होता है कि भाई जो हम राजधानी जीते हैं, जो हमारा क्षेत्र है वो हमारे अधीन रहे, और अधीन तब रहेगा जब आपके आंखों के सामने रहेगा। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला यही था कि हम जो है राजधानी को शिफ्ट कर लें, और इससे क्या होगा, हम उस क्षेत्र के एरियाओं को जो है काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। कई स्कॉलर तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर धन दौलत की काफ़ी थी, इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन दिल्ली के समस्त लोगों को दिल्ली छोड़ने को नहीं कहा गया था। मात्र उच्च वर्ग जैसे शेख, अभिजात वर्ग, उलेमा इत्यादि ही दौलताबाद ले जाए गए थे। बाकी लोगों के ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने हालांकि दिल्ली से देवगिरी तक सड़क का निर्माण जरूर किया था तथा विश्राम गृहों को भी स्थापित किया था, किंतु लोगों के लिए सफ़र आसान नहीं था, कष्टदायक था। यात्रा और भयानक गर्मी की वजह से काफ़ी लोग मर गए। बढ़ते असंतोष को देखकर तथा भांप कर भी दक्षिण के उत्तर भारतीय नियंत्रण नहीं हो पाएगा, ठीक है, सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का फिर से निर्णय ले लिया। यानी यहाँ से क्या किया, दौलताबाद गया, वहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट किया, लोगों को भी ले गया। कहते हैं इसमें अधूरी बातें दी गई है, जैसे कि मैंने बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसमें साफ लिखी हुई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राज्य में नहीं रहेगा। इवन इसके जांच पड़ताल करने के लिए वो अपना खुद ही महल पे चढ़ के पूरा निरीक्षण किया था, और वहाँ पर सिर्फ 2 बंदे दिखे। और कौन बंदे थे 2? जब उसने देखा सिर्फ 2 बंदे ही उसके राजधानी में थे, एक अंधे, ठीक है, और एक बहरे थे।
तो कहते हैं कि इसने उसको भी मरवा दिया। लेकिन कहते हैं जब ये राजधानी शिफ्ट हो रही थी तो बहुत से लोग जो थे भूख प्यास से बीच में ही दम तोड़ दिए और बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जैसे वो दीपगिरी पहुंचा तो वहां से उसने क्या किया, सभी लोगों को दोबारा जो है दिल्ली में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। कहते हैं ये स्थानांतरण के कारण बहुत से लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी और बहुत से लोग जो है धन दौलत का इसमें नुकसान हुआ। इसलिए कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा जो है मूर्ख। कहते हैं इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 12वीं के कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की कर रहे हो, कभी एग्जाम में आ जाता है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ किस राजा को माना जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। और एक और बात भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़ा हुआ था जो मैं बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसमें ये साफ थी कि भाई इसने बहुत अच्छा कोशिश किया था, अपने तरफ से ये बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते ना भाग्य और समय की मार थी या कुछ कमियां थी जिसके वजह से जो कोई भी प्लान थी वो सफल नहीं होती थी। और ये बातें जो है जब हम इस टॉपिक के आगे बढ़ाएंगे तो इस बात का जो है आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या गलतियां हो रही थी जो अच्छा चाहने के पश्चात भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बुरा हो रहा था। देखिए उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत हम देखें तो नियमित अंतराल पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आक्रमण होते रहते थे। और कहते हैं सन 1326 से लेकर 27 में तमसीन खान के नेतृत्व में बड़ा ही मंगोलिया आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के सीमाओं की सुरक्षा करने का निर्णय भी लिया गया। लाहौर से कन्नौज पेशावर तक जीत लिए गए तथा नया प्रशासनिक नियंत्रण लागू भी किया गया। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कराचिल क्षेत्र, वर्तमान जो हिमाचल के आज क्षेत्र में जाना जाता है, देखिए ये यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल का जो है पुराना नाम क्या है, तो वो है कराचिल। कराचिल के क्षेत्र को ही है हिमाचल के प्रदेश के नाम से आज जाना जाता है। कंधार के भी जीतने का प्रयत्न किया गया किंतु सफल नहीं हुआ। वास्तव में इस योजना को बहुत ही नुकसान हुआ। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर जो है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस की रिगार्डिंग है, फिर भी मैं यूपीएससी एग्जाम की बात क्यों बीच बीच में कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है कि यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आप एमसीक्यू लेके लगे रहते हो, वो उसमें से नहीं आता है। एमसीक्यू में से आपका अगर जो बच्चों ने किताब स्टडी किया है, जो बुक स्टडी किया है, आपको पता है ना कि बीए के बाद ही आप जो है यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, यानी कोई भी ग्रेजुएट करने के बाद ही। तो ग्रेजुएट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा, प्रीमियम दिया होगा फर्स्ट टाइम, अगर पहली पेपर दिया होगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पुराने समझ से ही होता है और वो चैप्टर के अंदर से होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से तराश रहे होते हैं, यूपीएससी एग्जाम में हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन भी उसमें से खाक भी नहीं आएगा। ये मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर आपका एम है आगे आईपीएस क्रैक करने का, आगे जो है यूपीएससी एग्जाम देने का, तो इसलिए मैं अब से ही आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको इसी को जो है फोकस करना है और इसी को आगे बढ़ा के आगे लेके चलना है। और विश्वास कीजिए आगे आपको ये बात को समझ आ जाएगा कि जो त्रिपाण स्टडी सेंटर ने बात कहा था वो सच है। किताब कहीं से भी आपको एमसीक्यू जो करा रहे होते हैं, 40-50 कर रहे होते हो, वो नहीं देते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है। अगर आपको लगता है अगर झूठ है तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। जब आगे जाओगे तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सही कहा था कि भाई क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी जो एमसीक्यू दिखा रहे होते हैं उसमें से नहीं आता है। या आप कोई भी पुराने जो है पेपर लेके देख लीजिए, आता है चैप्टरों के अंदर से। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस बात पर गौर किया और आप लोगों के लिए चैप्टर को ही पढ़ाना मुसाफिर समझा, क्योंकि चैप्टर बच्चों को अगर समझ में आ जाती है तो वो तो अपना 10th हो +2 हो या कोई भी क्लास हो उसको तो अच्छे से कर ही लेंगे, प्लस उनका इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम भी सुचारू रूप से जो है तैयार हो जाएगा। तो बात को समझिए, आगे बढ़िए। तो देखते हैं हमारा आगे क्या है। देखा जाए तो इस योजना के वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि नई नीतियां अपनाने के विषय में मोहम्मद तुगलक अच्छा था, उसकी विचारधारा सही था, वो अच्छा करना चाहता था। ठीक है, नई नीतियों के अंतर्गत उसका विषय बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सराहनीय था। उसने कृषि के विकास के लिए नए विभाग का निर्माण कराया जिसे दीवान-ए कोही कहा गया। किसानों की जुताई के लिए बीज लेने की सहायता प्रदान की गई। फसल जो है बर्बाद होने पर भी वह ऋण दिया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण जो है सुधार चांदी की कमी से
पार पाने के लिए प्राकृतिक मुद्रा का भी चलन किया। हालांकि ये योजना असफल हुआ तथा इससे जो सल्तनत की भारी आर्थिक नुकसान पहुंच गया। आखिर चांदी की जगह पर जो प्राकृतिक मुद्रा का चलन क्यों किया गया, क्या कारण था? तो देखिए ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब तुम देखिएगा तब ना पता लगेगा कि भाई आखिर है इसमें क्या, चांदी की जगह उसने क्यों पैसे को बदला, आखिर क्या मूर्खता थी इसके अंदर, और मूर्खता थी तो क्या उसके नीति में कोई खोट थी? चलिए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आरंभ की गई नए विवादग्रस्त योजना प्राकृतिक मुद्राएं का प्रयत्न था। अब देखिए बार बार यहाँ विवादित मत क्यों आते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा करना चाहता था, लेकिन कुछ खोट और कुछ मंत्रियों की चापलूसी की वजह से उसका बुरा ही बुरा होता चला जा रहा था। ठीक है, इसमें बर्नी के अनुसार सुल्तान ने प्राकृतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था कि अति विस्तारवादी योजनाओं की वजह से तथा अत्यधिक उदारता की वजह से खजाना खाली हो चुका था। कुछ इतिहासकार का मत है कि उन दिनों विश्व स्तर पर चांदी की कमी थी, इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं था। अंततः सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने पड़े। देखिए ये सभी स्कॉलर की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन बात ये नहीं थी। बात बेशक यहाँ पर चांदी की थी, तो जैसे कि मैंने बीए में बताया था बच्चों को, उसमें ये बात थी कि उसने इतने चांदी के सिक्के चलाए कि वहाँ पर डुप्लीकेट सब आ गया, और डुप्लीकेट की पहचान के लिए उसके पास कोच विभाग नहीं था, यानी उसके लिए कोई जासूस विभाग नहीं था, जिस कारण से जो खरा जो चांदी थे वो लोगों ने अब छुपा लिया अपने घरों में, और जो डुप्लीकेट थे वो बाज़ारों में उतार दिया, जिसके वजह से चांदी की इतनी कमी पड़ गई कि इसका खजाना ही खाली हो गया। तो जो सच्चाई है उस बात पे गौर करो। मोहम्मद ने चांदी के सिक्के के स्थान जो है टाका के नाम से जाना जाता था, यानी वहाँ पर चांदी के सिक्कों को टाका कहते थे उस समय, के स्थान पर तांबे की मुद्रा यानी जित्तल चलाई थी तथा आदेश दिया कि इसे टाका के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि प्रत्यात्मक मुद्रा का विचार भारत के लोगों के लिए नया तथा व्यापारिक आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। भाई कठिन तो होगा ही, जहाँ पर चांदी के सिक्के के स्थान पर आप जित्तल तांबे की मुद्रा दे रहे हो, तो वहाँ पर स्वीकार करना बहुत कठिन था। ये बेतुका ऑर्डर था। अब कैसे आप कर सकते हो कि आप चांदी के जगह पर आपको अगर तांबा का सामान मिले तो क्या आप स्वीकार कर लोगे? संभवतः ही नहीं है। चांदी की अपनी कीमत होती है और तांबे की अपनी कीमत होती है, दोनों में काफ़ी अंतर माना गया है, और है भी अंतर, जनरल सी बात है। तो बहुत से जो है व्यापारी आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना उस समय भी बहुत कठिन था, लेकिन कहते हैं ना शासन जो चाहता है वही करना पड़ता है। आपने फुल ऑफ किंगडम तो पढ़ा ही होगा, यानी दिन का रात, रात को दिन करना होता है। तो यही बात है कि सरकार के बेतुका फैसलों की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी आती है, और यही जो है यहाँ पर भी किया गया। सरकार लोगों के नए सिक्के ढालने से रोक न सकी, ज़्यादा ही बाजार में नकली जो है प्रत्यात्मक मुद्रा की बाढ़ आ गई। आपने देखा, मैंने कहा था ना कि ये बात स्वीकार किया गया था। इसमें स्कॉलर ये कहते थे कि उसमें चांदी की कमी थी। चांदी की कमी नहीं थी, चांदी सिमट गई थी, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो आपको पता है ना? जो हम छुपा लेते हैं घरों में पैसा, उसको क्या कहते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी थी, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कभी प्याज की रेट बढ़ जाती है तो रीज़न क्या रहता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्याज की स्टॉक को है पहले ही घरों में ढेर लगा लेते हैं, और बाज़ार में इसकी शॉर्टेज हो जाता है। जब बाज़ार में शॉर्टेज होता है तो आपको पता है कि इसकी रेट तो बढ़ेगी। तो यही हुआ इसके साथ भी कि लोगों ने क्या किया, चांदी के जितने सिक्के थे उसको स्टॉक करके रख लिया, घरों में छुपा लिया, और वहाँ पर उन्होंने जो है नकली जो बना के बाज़ारों में उतार दिया। तो बाज़ार में जो है नकली की भरमार पड़ गई, ओरिजिनल छुप गई सारे के सारे, जिसके वजह से जो है यहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान हो गई अर्थव्यवस्था का। मोहम्मद तुगलक के लिए ये सबसे बड़ी नुकसानदायक परिस्थिति थी। सरकार लोग नए सिक्के ढालने से रोक ना सकी, और जल्द ही बाजार में नकली प्रत्यात्मक मुद्राओं की बाढ़ से आ गई, और बर्नी के अनुसार लोगों ने सिक्के घर से ही ढालने आरंभ कर दिया। हर घर में जो है सिक्का डालने की आरंभ प्रथा चलने लगी। अंत सामान्य जनता के लिए सरकारी सिक्के तथा लोगों द्वारा ढाले सिक्कों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंत सुल्तान को ये योजना आपस लेनी पड़ी। जैसे आप भी देखते हो कि भारत में भी बहुत जगह नकली नोट छापे जाते हैं, और नकली नोट में और ओरिजिनल नोट में पहचान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई जगह सरकार ने ऐसी खेपों को पकड़ी है, जिसके आपको कोई दो राय नहीं है। आपने न्यूज़
अखबार में सब में देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, आपसे ये बात को छुपा तो है ही नहीं। तो सरकार अगर चाहती है कि देश में अच्छे से अच्छे प्रबंधन हो तो सबसे पहले जो है उसमें नकली नोटों पे जो है नकेल डालने पड़ेंगे, तभी भारत जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सुल्तान बना और उसके शासनकाल में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया। ठीक है, यानी फिरोज शाह तुगलक जो है के बाद भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, लेकिन कहते हैं इस काल में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया। बहुत ही कमज़ोर शासक था और उसके विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए गए। हालांकि दिल्ली पर शासन की पकड़ फिरोज शाह के उत्तराधिकारी के समय में ढीली होने लग गई और सन 1300 जो है 98 में जो तैमूर के हमले ने सुल्तान को हिला कर रख दिया और जो है तुगलक साम्राज्य के अंतिम दिनों में 1412 ईस्वी में सल्तनत उत्तर भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई। अब जर्नल सी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पढ़ा लिखा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उससे जो है इतनी बड़ी गलतियां हुई, तो फिरोज शाह तुगलक से सल्तनत संभालना स्वाभाविक बात ही नहीं था। और संभालता कैसे, इतने बड़े बहुत बड़े था, लेकिन इतने बड़े राज्यों को संभालना फिरोज शाह तुगलक के लिए संभव ही नहीं था, और जिसके वजह से ये जो है 1400 के आसपास जो है सिमट की छोटी सी जो है हिस्सा में बदल गया। कई राज्यों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी बहुत से छोटे छोटे राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके वजह से फिरोज शाह तुगलक के लिए शासन करना स्वाभाविक बात ही नहीं था। पूर्व में उड़ीसा तथा बंगाल पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कई हिस्सों में नए वंश का उदय हुआ। शरारती के प्रशासन और दक्कन तथा जो है दक्षिण में विजयनगर और ब्राह्मी जो है राजनीतिक शक्तियाँ बन गई। जो पंजाब का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र सरदारों द्वारा जीत लिया गया और गुजरात और मलवा स्वतंत्र हो गए। राजस्थान के राजपूत सल्तनत के अपनी स्वामी स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी। और कहते हैं इसी के साथ साथ जो है तुगलक वंश का जो है खत्म हो गया। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जहाँ हमने मोहम्मद बिन तुगलक की जो है अच्छी नीति पढ़ी, कह नहीं सकते कि बुरी नीति थी, लेकिन फिर भी कहते हैं जब राजा अगर कार्य कर रहा हो तो प्रजा का भी है साथ देना और उसके मंत्रियों को भी है जो आगे आके चलना। लेकिन मंत्री सब नहीं दिए साथ, इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक की हर एक फैसला जो थी एक बुराई में बदल गई, जिसकी वजह से उसका सल्तनत जो है ख़त्म होने के कगार पे आया और ख़त्म भी हो गया। फिरोज शाह तुगलक से संभला नहीं, और इसके साथ ही जो है दिल्ली में देखा जाए तो सुल्तान जो है यहाँ तुगलक वंश का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है सैयद वंश, यानी सैयद वंश जो था 1414 से लेके 1450 ईस्वी तक जो है अपने शासनकाल को जो भागदौड़ संभाला गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट तभी साबित होता है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका जो है उदय हुआ। कहते 1398 में दिल्ली सेना को पराजित करने के उपरांत तैमूर ने जो है वजीर खान को सुल्तान शासक पर नियुक्त कर दिया गया और खिज़र खान के सुल्तान दौलत खान को पराजित कर सैयद वंश की स्थापना किया। यानी देखा जाए तो सैयद वंश की स्थापना का मुख्य जो है खिज़र खान को ही जाता है, क्योंकि इसी के कारण जो है ये स्थापना हुई और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। कहते हैं पूरे टाइम में जो है इसने सुल्तान का जो उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि वह रायत ए आला से ही संतुष्ट था, यानी रायत ए आला के रूप में वो विख्यात था। और कहते हैं इसके विचारधारा जो था तारीख ए मुबारक शाही के लेखक सैयद सिरहिंद दावा करते हैं कि सैयद वंश का शासक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। तो ये चलिए कोई भी बात हो, हम इस बात को जो है नहीं कह सकते, लेकिन जो बात लिखी गई है, जो बातें बताई गई, वही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। कहते हैं अगर हम देखें खिज़र खान सैयद खान शासन का सबसे समक्ष शासक था और काफ़ी इसने महत्वपूर्ण अपना समय काल बिताया भी था। खिज़र खान की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह जो 1412 से लेकर 34 तथा मोहम्मद शाह जो है 1434 से 45 ईस्वी तक अपना जो है शासनकाल चलाया। कहते क्रमशः दिल्ली को गद्दी पर यह बैठा और इन शासकों को जो है कटहेर, बंदूल, इटावा, पटियाली, ग्वालियर, कंपीस, नगौर और तंबौल जैसे विद्रोही क्षेत्र को नियंत्रण करने का प्रयत्न भी किया। किसी भी कुलीन वर्ग के संघर्ष के चलते वे ऐसा न कर सके, ऐसा सारे नियंत्रण इन पे लगाई गई थी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर खिज़र खान के स्थापक के बाद मुबारक शाह और मोहम्मद शाह ने अपनी काफ़ी चतुराई का जो है यहाँ परिचय दिया। कहते सन 1445 में आलम शाह गद्दी पर बैठा और वह एकदम निकम्मा सुल्तान साबित हुआ। कहते हैं आलम शाह के वजीर हमीद खान ने जो है वह लोल लोधी से सैन्य अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया तथा महसूस करने के उपरांत कि अब वह अधिक समय तक सुल्तान न रह सकेगा,
जो है आलम शाह बंदुल भाग गया। यानी देख सकते हो, कहते कोई भी शासन का तभी अंत हो जाता है जब शासक जो हो कमज़ोर हो। और यहाँ पर देखा जाए तो आलम शाह जो है बहुत काफ़ी कमज़ोर सुल्तान निकला, ठीक है। यानी आलम शाह गद्दी पे बैठते ही पता लग गया था कि ये बहुत निकम्मा सुल्तान है और इसके कारण जो है इसकी सल्तनत का जो है आखिरी वंशज ही माना जा सकता है। तो ये ही साबित यहाँ पर हुआ। अब देखते हैं हमारा आगे का क्या जो है टॉपिक है। यहाँ पर देखा जाए तो आलम शाह जो था सैयद वंश का आखिरी वंशज था और बहुत कमज़ोर साबित होने के साथ साथ जो है वो अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा सका। और यहाँ पर लोधी वंश का उदय हो गया। लोधी वंश तथा सल्तनत का पुण्य गठन जो था 1451 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट समय काल था। कुछ सरदारों की मदद से जो है बलहेल लोधी ने जो है सेना का कार्यभार संभाला और 1451 से लेकर जो है 1484 ईस्वी तक तथा सुल्तान बन गया। इस प्रकार उसने जो है लोधी वंश की नींव डाली, जो कि अफगान के शासक थे। लोधी शासक दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक थे तथा प्रथम अफगानी शासक भी थे। यानी देखा जाए तो लोधी वंश जो था आखिरी जो था दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान था। उसके बाद जो है बाबर की आगमन हो गई और बाबर के आगमन के साथ जो है यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार जो है यहाँ पर आगे के वंश जो है बढ़ा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं सुल्तान बलहोल लोधी जो है सक्षम सेनापति था और वह इस सत्य से भली भांति परिचित था कि सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे अफगान कुलीनों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अफगान अमीर सुल्तान से अपेक्षा भी करते थे कि वह उसके साथ पुण्य शासक के बजाय सामान्य सहयोगी जैसा बर्ताव करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलहोल ने स्वयं घोषणा की कि वह सुल्तान नहीं है बल्कि अफगान का साथियों में से एक है। न तो लोधी गद्दी पर बैठा, न ही उसने अपने दरबार में अमीरों को खड़ा होने पर जोर दिया। उसके लंबे शासनकाल के लिए यह नीति कारगर रही तथा उसे शक्तिशाली अफगान अमीरों द्वारा किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लोधी ने जो है बहुत ही सक्षम और जो है बहुत धैर्य से काम किया। न शासन में बैठ के उसने जो है काफ़ी समय अवधि तक अपना राज्य स्थापित किया। द्वाब तथा मेवात के विद्रोह का जो है बलहोल लोधी ने सफलतापूर्वक दमन किया और सन 1476 में उसने जौनपुर के सुल्तान को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। कलाफी और जो है धौलपुर के शासकों को भी वह दिल्ली साम्राज्य का अंग बनाने में सफल रहा। हालांकि वह बंगाल, गुजरात, दक्कन प्रदेशों को जीत न सका, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। बलहेल लोधी की मृत्यु के उपरांत सिकंदर लोधी जो है अपना गद्दी संभाला, जो कि देखा जाए तो ये 1498 से लेकर 1517 गद्दी पर बैठने का समय काल माना जाता है। सिकंदर लोधी जो था गैर मुसलमानों के प्रति सहनशील नहीं था। उसने जो है जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर जो है दोबारा से लगा दिया। यानी यहाँ पर जो है सिकंदर ने बहुत ही जो है मुसलमानों के प्रति सहनशीलता को दर्शाया और जजिया कर इसका सबसे बड़ा जो था सबूत था। सिकंदर लोधी सुल्तान की जो है स्वच्छता में विश्वास रखता था। उसने सरदारों और अमीरों के दरबार में सुल्तान के प्रति आदर दर्शाने के विवश किया। दरबार के जो है बाहर उनसे कड़ाई से जो है बर्ताव किया गया और उसने जो है बिहार, धौलपुर, नरवार और जो ग्वालियर और जो है नगौर के कुछ हिस्सों को दिल्ली सल्तनत का द्वाब से हिस्सा बना दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी जो है लोगों के प्रति जो है अविश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त था। देखा जाए तो सन जो है 1517 ईस्वी में जो है सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने इब्राहिम लोधी को सुल्तान बनाया और इब्राहिम लोधी काफ़ी पावरफुल था। उसका साम्राज्य शासन काल विद्रोह का काल साबित हुआ। यानी देखा जाए तो कहते हैं इब्राहिम लोधी का समय काल जो था एक विद्रोह का काल माना जा सकता है। पहले उसके भाई जलाल खान ने विद्रोह कर दिया, यानी उसके जलाल भाई ने विद्रोह करके जो है शासन हथियाने की कोशिश किया। जो है सुल्तान इब्राहिम लोधी ने उसे जो है मरवा दिया और बिहार ने खुद को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया। यानी विद्रोह करके बिहार ने स्वयं को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। पंजाब के शासक दौलत खान ने भी विद्रोह का जो है बिगुल बजा दिया
और सुल्तान के व्यवहार ने भी असंतोष उत्पन्न कर दिया। असंतुष्ट दौलत खान के काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित भी किया। यानी काबुल में बाबर का ये सबसे जो है आरंभिक प्रयास थी, जो बाबर को भारत में निमंत्रण किया गया। और बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भी दिया। और ये बहुत बड़ी विडंबना थी यहाँ पर जो है मुगल शासन का स्थापना। यानी इसी के साथ जो था मुगल कालीन के जो है स्थापना हुई। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर जो है अपने राज्य की स्थापना किया। उसके पश्चात आपको पता ही होगा हुमायूं, उसके बाद जो है अकबर, सभी ने जो है राज बहुत समय काल तक किया, जिसके विषय में जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कहते हैं सल्तनत के अंत की व्याख्या करते हुए एक विद्वान का कथन है कि दिल्ली सल्तनत ने जिसने 1100 से 1192 में तराई के प्रथम युद्ध को जन्म पाया था और अपने आखिरी सांस जो है पानीपत के मैदान में कुछ मील दूर यानी 1526 में अपनी आखिरी सांस ली। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो था 1152 में जो शुरुआत हुई थी, यानी तराई के प्रथम विश्व युद्ध से, यानी तराई के प्रथम युद्ध हुआ था, हमने जहाँ से शुरुआत किया था उसे कुछ ही मील दूर यानी 1526 में यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत के आखिरी सांस के रूप में दिखाया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ज़रूरी था। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कि हमारा चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो है सल्तनत के मुख्य चुनौतियाँ। देखिए, दिल्ली में कई राजा आए और कई राजा जो है अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया भी, और इसी क्षेत्र को आधार बना के उन्होंने हर एक क्षेत्र को जो है विजय करने की जो है अपनी कामयाबी को झंडा गाड़े। लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ हद तक जो है बहुत से सुल्तानों को इसका जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी चुनौतियों का जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे कि जो सल्तनत में जो है राजा ने राज्य किए उनको कौन कौन सी समस्याएं आए और किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं सल्तनत के प्रमुख चुनौतियाँ किस प्रकार की थी। बात अगर हम करें स्टार्टिंग दिल्ली में जो है मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यानी देखा जाए तो जैसे मुगल वंश को जो है आमंत्रित किया गया, यानी बाबर को जब आमंत्रण किया गया उसी समय से जो था यहाँ पर मुगल एम्पायर जो थी विस्तृत हो गई और उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सका। कहते 300 वर्ष से अधिक के शासनकाल में सल्तनत ने काफ़ी उतार चढ़ाव पर जो है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व कायम रखा। और यहाँ हम सल्तनत के समक्ष आई चुनौतियों पर जो है विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे और चर्चा करेंगे कि ये आखिर इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। चलिए देखते हैं क्या है। यानी सबसे पहले चुनौती के रूप में देखा जाए तो मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। आखिर ये आक्रमण कितना हद तक सशक्त था। अपने शासन के साथ ही जो है सल्तनत मंगोल के आक्रमणकारियों के निशाने पर रही, क्योंकि हमेशा जो है मंगोल के निशाने पर ही ये सल्तनत था। और मंगोल कबालाई समूह थे जो उत्तर चीन तथा बकाइकल झील के पूर्व के मूल निवासी हुआ करते थे। उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में साम्राज्य की स्थापना किया और 13वीं शताब्दी के बाद से ही उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे। एक नीति के अंतर्गत सुल्तानों ने उन्हें प्रसन्न रखा तथा कई बार रोका भी। कहते हैं बलबन तथा अलाउद्दीन खलजी ने विशाल सैन्य शक्ति के मदद से उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है कतलयुग ख्वाजा ने नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंचे तथा बहुत ही नुकसान पहुंचाया। कहते मंगोल द्वारा किया गया अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है तरसमेरीन के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं सुल्तान की शक्ति तथा संसाधनों का बड़ा हिस्सा इन हमलों को रोकने में जो है प्रयुक्त हुआ, किंतु ये हमले सल्तनत को नष्ट नहीं कर पाए। यानी देखा जाए सल्तनत को नष्ट नहीं कर सके क्योंकि रोकने में इन्होंने पूरी शक्तियां को जो है झोंक दिया। एक अन्य हमले जिससे सल्तनत से पूरी तरह जो हिलाकर रख दिया था वो हमला हुआ था 1300 जो है
98 में जब तैमूर का हमला था, यानी देखा जाए 1398 में तैमूर के द्वारा किया गया हमला सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक हमला था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जो है कमजोर स्थिति तैमूर के दिल्ली आक्रमण के बाद और कमजोर हो गई थी। तैमूर जो है तुर्कों को जो है चंगताई जाति के सरदार का पुत्र था और जब उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय वह पूरे मध्य एशिया का सुल्तान था। भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला टूट पाट वाला हमला था और उसका मुख्य उद्देश्य 200 वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई दौलत को लूटना था। सुल्तान नसरुद्दीन तथा उसके वजीर मुल्लू एक वसल ने जो हालांकि तैमूर का सामना करने की कोशिश की परंतु वे पराजित हुए। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 दिन तक रहा। उसने कत्लेआम का आदेश दिया और महिला बच्चे सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान मारे गए। भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव तक हिला दिया और दिल्ली सल्तनत के पंजाब में नियंत्रण खो दिया। तैमूर ने सुल्तान के शासक के रूप में जो है खिजर खान को जो है नियुक्त कर दिया, जिसका नियंत्रण पंजाब पर भी था। तुगलक वंश के पतन के पश्चात उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और सैयद वंश की जो है नींव डाल दी गई। कहते हैं उसके पश्चात कुलीन वर्ग की आपसी जंग वहां पर जारी रही। दिल्ली में देखा जाए तो कुलीन वर्ग की आपसी जंग जो है जारी थी। कहते 300 वर्ष के दिल्ली सल्तनत के युग में 5 वंशों का शासन देखा गया, यानी 300 वर्ष में 5 जो है वंशों ने यहाँ पर शासन किया और इन वंशों के परिवर्तित शासकों को सत्ताविच्छ होने में मुख्य भूमिका सुल्तान तथा कुलीनों यानी उमरों के संघर्ष ने निभाई। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे उत्तराधिकारी के मुद्दे पर उलझ गए। ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा जो समय अवधि था जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के संघर्ष चलती रही। अंततः इल्तुतमिश विजेता बनकर उभरा, यानी इल्तुतमिश को जो है विजेता बनाया गया जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत था। इल्तुतमिश ने वफादार उमरों का जो है समूह बनाया जिसे तुर्क ए चलहगानी यानी 40 कहा गया, यानी 40 सरदारों का एक संगठन बनाया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहता है और बीए में भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत जो है 40 समूह के कुछ सदस्य अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों के सुल्तान बनाने के जो है फिराक में लग गए और कहते हैं 10 वर्ष में 5 सुल्तानों को बदले गए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस समय। इसके पश्चात जिस सुल्तान ने शासन किया वह नसरुद्दीन मोहम्मद था, जिसने लगभग 20 वर्ष शासन किया। बलबन कार्यकाली सुल्तान था और यही बलबन जो है नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना। और इसी के जो नीति रक्त नीति के विषय में जो है आप लोग जानते ही होंगे कि जो बलबन था अपने रक्त नीति के लिए बहुत काफ़ी फेमस था, क्योंकि इस समय बार बार हमला हो रहा था, बार बार लुटेरा हो रहा था। तो इसने जो है जो भी लुटेरा पकड़े जाते थे उसके शरीरों में क्या करते थे कि पूरे ही हड्डियों को निकाल के भूसा भर के चौराहों पर लटका देते, जिससे वजह से जो है उस समय अपराध होना कहा जाए तो हर संभव खत्म हो गया था। हर शक्तिशाली शासक की मृत्यु के पश्चात सामान्य घटना हुई। बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक इत्यादि। कहते हैं उत्तराधिकारी कोई निश्चित नियम न होने की वजह से हर शक्तिशाली अमीर अपने पसंद के उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अंततः वहदुल लोधी को जो है सियासनरोहन के साथ अफगान में जो है सुल्तान पद की दौड़ से तुर्की को बाहर कर दिया गया। यानी देखा जाए तो बहदुल लोधी ने जो है अपना सिंहासन लिया और जो है लोधी वंश का यहाँ पर स्थापना किया। देखा जाए तो सबसे अधिक कठिनाई जो थी प्रांतीय शक्ति के अंतर्गत था। कहते हैं इस समय प्रांतीय शक्ति बहुत थी और सभी क्षेत्र में जो थे वहाँ पर सरदारों ने अपने आप को राजा घोषित कर रखा था और उन्हीं के कंट्रोल में कई प्रांत होते थे। तो प्रांतीय शक्ति होने के कारण जो है दिल्ली की बहुत कमज़ोर हो गया था। कहते हैं संघर्ष का अन्य रूप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रत्ययों प्रमुख द्वारा स्वतंत्र का जो है झंडा बुलंद यानी झंडा बुलंद करना था। परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र तुर्क तथा अफगान शक्तियों का इस समय उदय हुआ। ऐसे प्रदेशों में मुख्य थे बंगाल, लखनऊ, जौनपुर, मलवा, गुजरात और दक्कन का बहनवी राज्य। ये प्रदेश अक्सर जो है सल्तनत का दुर्बल बनना एक स्वाभाविक बात बन गया। आगे हमारे समक्ष आया भारतीय शासकों के विद्रोह। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि भारतीय शासक जो थे हर समय कोई ना कोई विद्रोह का जो है झंडा लहरा रहे थे। ये चुप बैठना इनको आता नहीं था
और ये हर समय भारत पर कोई न कोई रूप रंग से अटैक करने की कोशिश करते रहते। सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा था और राजपूताना के राजपूत सरदार मवार और रणभोर चित्तौड़ आदि थे। कहते वरंगल देवगिरी दक्कन तथा दक्षिण में मलाबार धारा के राजा, मध्य भारत मलवा उड़ीसा में जयनगर तथा कई छोटे प्रांत प्रमुख लगातार पराजय के पश्चात भी सल्तनत के साथ संघर्ष करते रहते थे। इन सभी संघर्षों के सल्तनत को कमजोर करके रख दिया। कहते हैं जब अपने ही घर में लड़ते रहेंगे तो कैसे आगे स्ट्रांग बना जा सकता है। तो यही हुआ कि भारत में जो थे शासक वो आपस में ही राजा को चुनौती दे रहे थे, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमण ने पूरी तरह से भारत पे कब्जा करने में सक्षम हो गए और उनको हराने में भी सक्षम हो गए। खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के उपरांत सल्तनत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती चली गई और सन 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके इसका अंत कर दिया, जहां इब्राहिम लोधी को हरा के ये पानी कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पानीपत का युद्ध था, जिसमें बाबर ने विजय हासिल करके और यहाँ पर अपनी शासन की झंडा दे दिया। यानी मुगल साम्राज्य का था यही से स्थापना हो गया, जिसका हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुगल साम्राज्य। अब एक अधिक संगठित मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और उसने आगे 20 वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात क्षेत्रीय शक्ति का उदय। देखिए क्षेत्रीय शक्ति का उदय तब हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से, यानी देखा जाए, आपको मैंने बताया भी था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा लेकिन लोगों के सपोर्ट न होने की वजह से अनपढ़ कहलाया, क्योंकि जो भी नीति बनाता था उसके अपने ही उसके विरोधी हो जाते थे, जिसके वजह से उसका सल्तनत था तहस नहस हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होने के पश्चात भी लोगों के सहयोग न मिलने से अनपढ़ कहलाया। मोहम्मद तुगलक की शासनकाल से दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हो गया था, क्योंकि उस समय जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे वो पित्तल के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसका कारण आपने पहले ही जान चुके हो। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु यह सफल हुआ। हर संभव कोशिश था असफल हुआ। कहते हैं जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो वो सफल कैसे हो सकता है। इस अवधि के दौरान कुछ प्राचीन शक्ति ने खुद को सल्तनत के शासन को स्वतंत्रता घोषित कर भी दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जौनपुर। चलिए देखते हैं जौनपुर में क्या है। जौनपुर के अंतर्गत देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की पूर्वी भाग की ये प्रमुख समृद्ध शक्ति जौनपुर थी। यानी दिल्ली से पूर्व के क्षेत्र में था जौनपुर था, जो काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली था। मलिक सरवरल जैनपुर का शासक था और जल्द ही वो कन्नौज, कारा और अवध, सदील और दैमरू, बहराइच, बिहार तथा त्रिहुट की भी शासक बन बैठा। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और उसने शर्की वंश की नींव डाली। यानी शर्की वंश का नींव इसी के अंतर्गत डाला गया। कहते हैं सन 1399 में मलिक सरवरल की मृत्यु के पश्चात उसका गोद लिया पुत्र मलिक कर्णफुल सिंहासन में बैठा और उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और शर्की वंश का प्रथम सुल्तान भी बना। जहां मुबारक शाह जौनपुर का शासक था, उसी समय महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और मुलुक इकबाल के हाथों की कठपुतली बन के रह गया। मलुक इकबाल की जैनपुर के जितने के प्रयास किया पर असफल रहे। सन 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई इब्राहिम शासक बना, जिसके शासन अवधि 34 वर्ष तक रही। इब्राहिम के शासनकाल के दौरान दिल्ली और जैनपुर के संबंध मधुर नहीं रहे। इब्राहिम शार्की वंश का महान शासक था, जिसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा। उसके शासनकाल के दौरान विशेष प्रकार के स्थापित कला का विकास भी हुआ, जिसे स्थापित की शार्की शैली भी कहा गया। इस काल की प्रमुख इमारत जौनपुर की अटाला मस्जिद थी। इब्राहिम के उत्तराधिकारी ने चुनार के किले पर विजय पाई और उसने कलापी के विजय करने का भी प्रयत्न किया पर असफल हुआ। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया पर बलहौल लोधी ने उसे पराजित कर दिया। कहते हैं महमूद के पश्चात मोहम्मद शाह का हुसैन शाह का शासनकाल चलता रहा और सन 1500 ईस्वी में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात ही शार्की वंश का सदैव के लिए अंत हो गया। उसके पश्चात अगला हमारा कश्मीर। देखिए कश्मीर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व था उस समय।
कहते हैं सलाहुद्दीन शाह जो है 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और सन 1300 जो है 98 में सिकंदर गद्दी पर बैठा। यानी ये आपको लिए जो है कई जगह क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला जो है कश्मीर का मुस्लिम शासक कौन था। सलाहुद्दीन याद रखना है, सलाहुद्दीन ने 1339 में जो है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। ये कई एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वह एक शक्तिशाली तथा वीर शासक था और सिकंदर की मृत्यु जो 1416 ईस्वी में हुई थी, उसका पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठा। कुछ वर्षों के उपरांत जो है उसका भाई शाह खान तैमूर ने अवधीन के नाम से गद्दी पर हासिल कर लिया। कहते हैं जैतून अवधीन उदार जो है बुद्धिमान शासक था और प्रत्येक समूह का समर्थन उसको प्राप्त था। इसके लिए उसने उन सभी संघों का आह्वान किया जिन्हें सिकंदर ने नष्ट करके रख दिया था। उसने जजिया कर को हटाया और गोवध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और जैन उल अवलदीन के कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल देना शुरू कर दिया। वो फारसी संस्कृति, तिब्बत तथा कश्मीरी भाषा का बहुत ही विद्वान व्यक्ति में से एक था। उसने महाभारत तथा राजतरणी जो है कश्मीरी इतिहास के फारसी में अनुवाद की आज्ञा भी दी। यानी इसके समय अवधि में महाभारत और राजतरंगिणी का जो है कश्मीरी इतिहास में फारसी में अनुवादित किया गया। जनरल अवदीन के जो है उत्तराधिकारी कमजोर शासक साबित हुए और उनकी दुर्बलता का फायदा उठाकर बाबर ने एक जो है रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और सन जो है 1586 में अकबर ने कश्मीर के मुगल साम्राज्य में शामिल करके रख लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं जहाँ ये स्टार्ट हुआ वहाँ पर जो है उनकी बेवकूफ़ी की वजह से बाबर ने जो है उस पर कब्जा कर लिया और सदैव के लिए जो है मुगल एम्पायर में मिला लिया। उसके पश्चात है मलवा। देखिए मलवा दिल्ली सल्तनत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था और सन 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीता था और तथा यह फिरोज तुगलक की मृत्यु तक यह दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बना रहा और सन 1401 में तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिलवारा खान ने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उतार फेंका और उसने सुल्तान की शाही उपाधि धारण नहीं की। सन 1405 में दिलावर खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अला खान सिंहासन पर जा बैठा तथा होशांग शाह की उपाधि धारण कर ली। उसने माडू को अपनी राजधानी बना लिया और हिंदी महल, जामा मस्जिद तथा जहेजुल महल और माडू संस्कृत के कुछ नमूने थे। होशांग खान के पश्चात जो है गाजी खान सिंहासन पर बैठा और जिसने 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खान समुचित कर दिया। यानी उसको जो है पराजित करके उसका अपना जो है अस्तित्व स्थापित कर लिया। महमूद के शाह की उपाधि धारण किया और मलाब के जो है खिलजी वंश की इसी समय स्थापना हुई। महमूद खलजी के शासनकाल में मलाब शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य बन गया और फरिश्ता के अनुसार वह वीरनम, बहादुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति था। महमूद के बाद उसके उत्तराधिकारी क्रमशः गयाउद्दीन, नसरुद्दीन आदि बने। सन 1510 ईस्वी में महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली और उसने दगाबाज अमीरों के दबाने के लिए वीर राजपूत मेदिन राय को बुलाया तथा उसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त भी किया। दरबार में राजपूतों के वर्चस्व ने ईर्ष्या के माहौल का जो है निर्माण किया और गुजरात के सुल्तान ने मलाब को हराकर उसे गुजरात का एक अंग बना लिया। अब गुजरात का अंग होने के कारण ये जो सल्तनत थी गुजरात के अंतर्गत आ गई। उसके पश्चात गुजरात की अगर हम इतिहास की बात करें तो कहते हैं गुजरात की भौगोलिक स्थिति कहते हैं संपन्नता तथा उपजाऊ उर्वरकता से जो है आक्रमणकारियों ने सदा ही अपनी ओर आकर्षित किया है। कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। यानी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी ने बनाया। इससे पहले गुजरात स्वतंत्र था। उसके बाद वह तुर्क शासकों को ही अपने अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय जाफर खान उस क्षेत्र का संचरण कर रहा था। उसने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया और सन 1410 में गुजरात का स्वतंत्र शासक बन बैठा। गुजरात के शासकों में सबसे प्रमुख शासक अहमद शाह था जो 1411 से लेकर 1441 ईस्वी तक शासन किया। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने राजपूतों को नियंत्रण में रखा और अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की स्थापना भी उसी समय किया। यानी देखा जाए तो अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद शहर की जो है स्थापना किया गया।
सन 1441 में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा और वह जरबख्श के नाम से काफ़ी जाना गया। कहते हैं 1451 में संघर्षकारियों ने हाथों उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि संघर्षकारियों की उसके क्षेत्र में काफ़ी थे और उन्होंने जो है उसकी मृत्यु का घात उतार दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद 2 अयोग्य शासकों का समय चला। अमीरों ने अहमद शाह के पोते फहद खान को सिंहासन में बैठाया। वह इस वंश का असफलतम शासक था। उसने जो कहते हैं 52 वर्ष तक शासन किया और उसके पश्चात कई उत्तराधिकारी हुए जिनके शासनकाल बहुत छोटे रहे। सन जो है 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल शासक का इसे हिस्सा बना लिया। कहते हैं गुजरात को भी जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसको अंत में 1572 में अकबर ने जो है इस पर आक्रमण करके गुजरात को भी जो है अपने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह से जो है गुजरात का जो है विलय हो गया दिल्ली सल्तनत में। उसके पश्चात था बंगाल के राज्य। देखिए बंगाल की क्या हिस्ट्री है, बंगाल आखिर कैसे था और इसका क्या अवस्था थी। कहते हैं देखा जाए दिल्ली सल्तनत का सुदूर जो है पूर्वी क्षेत्र बंगाल था। यातायात और संचार के साधन के अभाव की वजह से इस क्षेत्र के नियंत्रण में काफ़ी कठिनाई आती थी। हालांकि बंगाल दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गया था, परंतु कई बार उसने जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद बिन बख्तियार ने बंगाल के जो है मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का ही एक हिस्सा बना दिया था। यानी देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है बंगाल को मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने स्थानीय जनता की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बलबन ने बंगाल को दिल्ली की अधीनता स्वीकारने का वाध्य भी किया तथा उसने अपने पुत्र जो है बुगर खान को वहां का शासक भी नियुक्त किया, किंतु बलबन की मृत्यु के उपरांत उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गियाउद्दीन तुगलक ने इस झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया तथा बंगाल के 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। कहते हैं लखनौती, सतगांव और जो है सोनानार गांव, ये तीनों नाम जो है बहुत काफ़ी विख्यात हुई। इसको बंगाल को 3 प्रशासनिक इकाई में बांटने का काफ़ी इम्पोर्टेंट था तत्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न भी किया, किंतु जब सुल्तान अन्य विद्रोह को दबाने में व्यस्त था तो बंगाल ने खुद को दिल्ली से जो है एकदम अलग करके रख लिया। एक अभिजात हाजी इलियास ने बंगाल को पुनः संगठित करने की कोशिश भी किया। शहाबुद्दीन इलाही शाह ने बंगाल में गद्दी पर बैठा और हाजी इलियास के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए फिरोज तुगलक को बंगाल को जीतने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। उसे इलियास के साथ संधि करनी पड़ी और संधि के अनुसार दोनों राजाओं के बीच कोशी नियंत्रण रेखा बनी और सन 1357 ईस्वी में हाजी इलियास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को सल्तनत को मिलाने का दोबारा प्रयत्न किया, किंतु वह पुण्य असफल हुआ और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गियाउद्दीन आजम सिंहासन पर का अधिकारी बन बैठा। उसने चीन के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम भी किए, जिसे समृद्ध विदेशी व्यापार को जन्म दिया। इसके पश्चात नसरुद्दीन हाजी इलियास का पुत्र बंगाल का शासक बना और उसकी जो है शांतिपूर्ण शासनकाल 17 वर्ष तक चला। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल धनी संपन्न प्रदेश बन गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1518 ईस्वी में नासिब खान सिंहासन पर जो है नसरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से बैठा और सन 1538 में शेर शाह सूरी ने सुल्तान गियाउद्दीन महमूद शाह को पराजित कर बंगाल को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। तो इस तरह से जो है बंगाल का विलय हो गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला जो है हम करेंगे मुगल काल साम्राज्य के विषय में, यानी मुगल के विषय में करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह तिरपान सेशन के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।